नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अविवेकपूर्ण निर्णय से दुनिया भर के बचे बवाल पर था। 2 तारीख के रात को जो दुनिया भर में टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया, उसका असर अब अमेरिका सहित दुनिया भर के शेयर बाजार में दिखने लगा है। भारत में भी इससे असर दिखा, अछूता नहीं रहा भारत। अब यह आर्थिक विशेषज्ञ इसकी आकलन करेंगे कि हम इससे बचेंगे कैसे। जब दुनिया भर में मंदी आई थी तो हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने हमारे देश को संभाल लिया था, उसका असर हम पर नहीं पड़ा था। अब भी ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं। वैसे जितना बड़ा हमारा देश है, हम उन सामानों की खपत अपने यहाँ भी कर सकते हैं जिसको हम अमेरिका भेजना चाह रहे थे। दूसरा क्या है कि अगर इस टैरिफ की बात करें तो चीन पर हमसे ज्यादा टैरिफ इंपोज की गई है और चीन अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका में चाइनीज माल का दाम हमसे ज्यादा बढ़ेगा, तो लोग चीन के जगह हमारा दाम माल खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि उनके अपेक्षा हमारा दाम सस्ता पड़ेगा। क्योंकि हम पर जितना टैरिफ इंपोज किया गया उससे चीन पर ज्यादा किया गया, मतलब चीन पर टैक्स ज्यादा है, तो चीन पर दाम भी ज्यादा हो जाएगा उनके सामानों का, और हमारे सामान का दाम उसके बरस पर कम होगा। तो इस मामलों में हमारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। फिर भी इसको मैं बहुत ज्यादा इस पर डिटेलिंग नहीं दे सकता, क्योंकि अभी उसके असर का अंदाज नहीं है। जब होगा तो इस पर कहा जाएगा, लेकिन दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। मेरा अपना मानना है, जो मेरा राजनीतिक और सामाजिक अनुभव है, कि यह अमेरिका पर ज्यादा असर करेगा और अमेरिका राष्ट्रपति को देर सवेर इसको रोल बैक करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि का बरखा जब किरखी सुखा के, मतलब खेती के सूख जाने के बाद वर्षा आकर के ही क्या करेगा, जमीन गीला करेगा, फसल तो बर्बाद हो जाएगा। खैर, आज मैं एक दूसरे फसल की बात कर रहा हूं, बोटों की फसल, जो भारत में हमेशा से उगाई जाती है और उसमें खाद पानी दे करके लालाई जाती है। मामला आपको पता ही है। जब से 2 तारीख को ही लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया गया, बहस हुआ, तब से सड़क, संसद और समाचार और समाज हर जगह वक्फ 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 ही है, और हर आदमी इसको अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहा है। हमने भी कई समाचार चैनलों पर और अपने चैनल पर भी इसके विषय में जो बुद्धि समझ आई है वो आपके सामने रखा हूं। आज फिर से एक बार मैं एक दूसरा विश्लेषण रख रहा हूं। वह किसके हित में है, किसके फायदे में है, नुकसान है कि नफा, वो बहुत लोग बोल चुके हैं। और आपको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूं जो और चैनलों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। अगर मैं भी उसी की बात करूंगा जो और लोग कर रहे हैं, तो फिर मेरा अलग कैसे होगा। इसलिए मैं अलग बात रख रहा हूं। मैं नहीं जानूंगा कि वो वोट संशोधन करके मुसलमान के हित में है कि हिंदू के हित में है, मेरा वो इश्यू नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 धारी तलवार को हाथ में पकड़ लिया है। करो या मरो वाली स्थिति है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर भाजपा ने वक्फ संशोधन बिल को सही से इंप्लीमेंट कर दिया, जो उसने संसद में कहा है या जो उसके प्रवक्ता सड़क पर कर रहे हैं, समाचार में कह रहे हैं या समाज में कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा सिर्फ बेनिफिट दिखा रही है, बेनिफिट गिना रही है और कह रही है कि मैं संशोधन इसलिए कर रहा हूं कि ये सिर्फ मुसलमान के हित में है और इससे मुसलमानों को फायदा होगा। अगर वो फायदा कर गई, विश्वास करिए, फिर मुसलमान वोट पर भाजपा का हक एकदम चस्पा हो जाएगा, जैसे मुलायम सिंह का गोली चलाने के बाद हुआ था, लालू प्रसाद का रथ रोकने के बाद हुआ था।
और पार्टियों का छिटपुट हुआ था। इन सब से ऊपर एक बढ़िया कॉज के साथ भाजपा मुस्लिम मतदाता पर अपना भरोसा जमाने में कामयाब हो गई, क्योंकि जो मुलायम सिंह को मुसलमान वोट देता है वो दागदार छवि के साथ देता है। मतलब मुसलमान चौड़े में नहीं कह सकता मैं मुलायम का समर्थक हूं, क्योंकि तब उसको लगेगा कि निहत्थे कार सेवकों मुलायम सिंह ने गोली चलाया था इसलिए मुसलमान उसके साथ है। मतलब ये हिंदू विरोधी मुसलमान है जो मुलायम के साथ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र जन्मस्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण के कारणों को लेकर के रथ यात्रा निकलने वाले अडवाणी के रथ को लालू प्रसाद ने रोक दिया था, इसलिए मुसलमान उनके साथ है। मतलब वो राम मंदिर का विरोधी है इसलिए उसके साथ है। लेकिन अगर भाजपा के इस वक्फ बोर्ड के संशोधन के साथ हुआ, मतलब मुसलमान अपने हितों को तहरीर देता है, उसे हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। उसका अगर फायदा हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है इसलिए वो इस पार्टी के साथ है, तो वो बड़ा बधाई का पात्र है, आदर का पात्र है और इसी को मुकम्मल ईमान मतलब मुसलमान बोलता है। मैं ये नहीं दोहराऊंगा कि मेरा मानना है कि इस देश के मुसलमान से देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगना बेवकूफी है, गद्दारी है, अपने आप में कानून और व्यवहारिक गलत है। क्यों मांगेंगे भाई? वो भारत का है, आपसे बढ़िया शहरी, आपसे बड़ा शहरी है। उसके पास तो ऑप्शन था धर्म के नाम पर बड़ा एक देश में जाने का, वो नहीं गया क्योंकि उसने कहा कि मेरे पूर्वज इसी मिट्टी में दफन है और मैं यहीं रहूंगा। आपके पास मतलब मैं राकेश सिंह परमार के पास तो पूछा नहीं गया था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहोगे। हो सकता है मैं पाकिस्तान जाने को तैयार हो जाता, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन रहमतुल्लाह खान के पास ऑप्शन था, उसके पिताजी के पास ऑप्शन था, वो नहीं गए। मतलब वो हमसे ज्यादा शहरी हैं, इस देश से प्यार उनको ज्यादा है और हर समय पर उन्होंने बताया है, दिखाया है। उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। भाजपा को क्या करना चाहिए जिससे मुसलमान भरोसा बनाएगा और उनको अपनाएगा, वो 2-3 बातें आपको बता देता हूं शॉर्ट में आपको। मित्रों, यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां लूट खसोट के शिकार हो रही थी। एक नया संगुफा आप लोग सुनते होंगे सोशल मीडिया से लेकर के मेन मीडिया पर कि वे अपने मालिक की महल को बचाने के लिए भाजपा ने संशोधन लाया है। तो मैं मालिक से ही शुरू करता हूं। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि एकदम आप लोग सही कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का मुंबई का वो आलिशान बहुमंजिला इमारत को बचाने के लिए भाजपा संशोधन लाई। ठीक, मैं आपकी बात मान लेता हूं और यह भी मान लेता हूं कि मुकेश अंबानी ने जो महल बनाया है वो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाया हुआ है। तब तो सबसे पहले मुसलमानों को आगे आकर के कहना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में संशोधन कीजिए, उस पर रोक लगाइए, उस पर जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि हमारे यतीम खाने की जमीन को उद्योगपति को बेच दिया। यह तो हमसे ज्यादा पहले मुसलमान को कहना चाहिए। मैं बड़ा चिंतित हूं कि अब तक मुसलमानों ने क्यों नहीं इस बात के लिए बड़ा आंदोलन किया, क्यों नहीं रोड रोका, क्यों नहीं गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चला। हालांकि हमें बता दूं कि मैं गांधी को बहुत ज्यादा नहीं मानता, बट गांधी ने एक रास्ता बताया था कि आंदोलन आपका अधिकार है, सरकार से मांग करने के लिए आप हड़ताल कर सकते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं। मैं उसको मानता हूँ, गांधी की सब बातों को नहीं मानता, क्लियर कर दूं। मैं गांधीवादी आदमी नहीं हूं और ना ही मैं गांधी को इस देश के हित के में होता हूं, वो अलग विदा हो जाएगा। तो मित्रों क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर वो मुस्लिम यतीम खाने की जमीन थी मतलब राकेश परमार को मिलनी नहीं थी और राकेश परमार के परिवार, बच्चे और उनके कुल खानदान रिश्तेदार को वहां जाना नहीं था। यतीम खाना मुसलमानों के लिए था। मतलब वह मुसलमानों के हक को मार करके मुकेश अंबानी को बेची गई। अगर वो मुकेश अंबानी को यतीम खाने की जमीन दी गई है तब मैं ये नहीं जानता कि मुकेश अंबानी ने यतीम खाने की जमीन पर बनाया है या खाली प्लॉट पर बनाया है। जिस तरह से जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है कि नीति से बोर्ड ने कह दिया कि जहां नजर पड़ी वही मेरी है, वो पहले की तरह से कि जहां पर मेरा कबूतर बैठ गया वो मेरा हो गया। अगर वही वाला बात है तब तो अलग बात है। लेकिन अगर सही है कि वो यतीम खाने की जमीन थी और मुकेश अंबानी ने औने पौने, क्योंकि मुकेश अंबानी ने कब्जा करके तो वह नहीं होगा, यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है। क्योंकि मुकेश अंबानी के पास पैसे की कमी है नहीं कि वो जमीन को कब्जाएगा। मुकेश अंबानी ने खरीदा है औने पौने दाम पर। तो उसे एक बात स्पष्ट हो गई कि वक्फ बोर्ड के जमीनों को वक्फ बोर्ड के रहनुमा बेच रहे हैं।
मुकेश अंबानी उसका उदाहरण है। अगर मुकेश अंबानी ने यतीम खाने की जमीन बनाई तो बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, तब तो बड़ा चिंता का विषय है। और मुकेश अंबानी चूंकि बड़ा नाम है, उसके नाम के बगैर राजनीति होती ही नहीं है, तो इसीलिए अडानी अंबानी कहा गया। और अडानी के नीचे वाला थोड़ा आदमी, कोई बजाज, कोई रुइया, कोई रोंगटा, कोई सामान्य बनिया, कोई सामान्य सिख, कोई सामान्य राजपूत ने अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने जरूरतों के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन ली होगी, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होगा? अच्छा हुआ कि अंबानी के नाम से एक मस्तपूर्ण बिल्डिंग थी, चिन्हित हुई और उसको सामने लाया गया। यह बड़ा जरूरी है। इस विषय पर तो बिल्कुल ही विचार होना चाहिए, क्योंकि अगर वह बोर्ड के संपत्तियों को बेची नहीं गई तो मुकेश अंबानी वहां पर आलिशान महल बनाया कैसे? दो उदाहरण संसद में गोए हुए बातों को मैं कहता हूं, उसका मैं गवाह नहीं हूं, ना ही यह मेरे संज्ञान में है, लेकिन मेरा मानना है कि जो संसद सदस्य संसद में बोलते हैं वो सत्य होगा और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, क्योंकि बिना एविडेंस के संसद में आप बोल नहीं सकते, नहीं तो गलत बयानी का केस बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने संसद में वक्फ बोर्ड पर अपना बात रखते हुए कहा कि बेंगलोर का एक आलीशान होटल है, वक्फ बोर्ड के जमीन पर बना है, वक्फ बोर्ड ने किराए पर वो जमीन उसको दिया है, मतलब वो कब्जा नहीं किया गया है। वक्फ बोर्ड ने अपनी बहुत सारी संपत्तियां किराए पर दी हुई है, 1 नंबर में दी है, वो उस पर भी मैं आऊंगा। उसका किराया कुछ है 50,000 रुपया, जबकि बेंगलोर और दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मेरा बेटा बेंगलोर में इंजीनियर था, वो बताता था कि पापा घर, जमीन, मकान, किराया, ये सब दिल्ली से महंगाई है, कोई सस्ता नहीं है। मैं दिल्ली के बराबर मान लेता हूं। तो एक जमीन दिल्ली में भी सरकारी जमीन है जो देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने लिया है, एनडीएमसी का ताज होटल है, बिल्कुल एनडीएमसी के बिल्कुल वहां है जहां यूपीएससी की बिल्डिंग है, मतलब देश भर के आईएएस जहां तैयार होते हैं उसके बगल में वो बिल्डिंग है। उसका किराया 1.5 करोड़ रुपया के करीब सालाना है। अगर वो 50 रुपया सालाना है, मतलब 6 लाख, 50 रुपये महीना तो 6 लाख रुपये साल हो गए। और रतन टाटा उस जमीन को 150 करोड़ रुपया देता है। कितना अंतर है 6 लाख और 150 करोड़ में? मतलब बेंगलोर वाली वो संपत्ति दिखाने के लिए 50 रुपये किराया है, बाकी के 50 लाख रुपया वो किराया देने वाले को ऊपर से देता होगा वो होटल वाला, और वो मुस्लिम हित में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम हित में 50,000 इस्तेमाल हो रहा है। यह कई मुसलमानों और मुस्लिम संगठनों ने इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीनें 2,500 रुपया किराया की रसीद बनती है और 2.5 लाख रुपया किराया ली जाती है। तो मतलब जो 2.5 लाख में से 2,500 के ऊपर जो बना वो वक्फ देने वालों के खाते में गया, वो मुस्लिम हित के किसी काम में इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर इन्हीं सब चीजों पर वर्तमान सरकार रोक लगा दे, उन सब लुटेरों को मार भगाए और एक साफ सुथरा प्रशासन बैठा करके उन जमीनों का सही इस्तेमाल करें। सबसे पहला काम क्या होगा? वक्फ के जमीनों को कब्जा हुए लोगों से कब्जा मुक्त कराना, और यह सरकार के लिए आधे घंटे का काम है। उत्तर प्रदेश में तो खैर 15 मिनट का काम है। सिर्फ योगी जी को अनाउंस कर देना है कि वक्फ की संपत्ति को खाली किया जाए। सोशल मीडिया पर जैसे ही समाचार प्रसारित होगा, जो कब्जा किए होंगे वो स्वतः हट जाएंगे, नहीं तो उसके बाद उनको पता है बुलडोजर आएगा, बुलडोजर ढहाएगा, उसके बाद बुलडोजर का किराया, मजदूर का भाड़ा, ढहाने का पैसा, पुलिस जो डिप्लॉयड है सब खर्चा उसी आदमी से लिया जाएगा। योगी जी ले चुके हैं, उनको पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें रत्ती भर भी कोई संदेह तो योगी जी को किसी को भी नहीं है, ना हिंदू को ना मुसलमान को। तो सबसे पहला काम भाजपा सरकार को करना चाहिए कि वक्फ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराए। उसके बाद फ्री एंड फेयर कमेटी बनाए जो उसके संपत्तियों की मूल्यांकन करे कि असल में यह संपत्ति अगर किराया पर देना है तो इसका बाजार भाव का किराया क्या है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली में रतन टाटा 150 करोड़ रुपया सालाना देते हैं तो जाहिर बात है कि वो 6 लाख रुपया सालाना पर चलेगा नहीं। और अगर ये मैं मान लेता हूं कि नहीं रियल में उससे 6 लाख ही लिया जाता है, किसी वक्फ बोर्ड वाले ने बेईमानी नहीं किया, तो उस किरदार को हटाओ, वहां 150 करोड़ वाले को बैठाओ जो 150 करोड़ में ले रहा हो उसको। क्योंकि देखा गया ना कि भाई हमारा किरदार बड़ा पुराना था, वो बहुत बड़ी दिन से था, किराया बढ़ा नहीं रहा था,
तो हमने शादी के बहाने से खाली करा दिया। घर में शादी, हमको तो रूम चाहिए। वो देख भी रहा था शादी थी, खाली किया। अब दूसरा किरदार है तो 4 गुना किराया दे रहा है। ऐसा करके मैं ये नहीं करूँगी उसको जो बब के देख रेख करने वाले लोग तो बेईमानी थे। मैं, क्योंकि मेरे सामने बेईमानी का कोई सबूत नहीं है। मैं किसी बफ के संपत्ति को किराए पर मांगने नहीं गया हूं कि मेरे सामने बात आई होगी कि भाई 1 नंबर में इतना दो, 2 नंबर ना दो। मेरे सामने नहीं आई है। मैं कहे काई और सुने सुनाए पर बात कर रहा हूं। लेकिन अगर भाजपा ने ये कर दिया तो 2-3 फायदे साफ साफ मुझे दिख रहा है। देखिए, बफ बोर्ड में जो 2, 4, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 लाख लोग होंगे, उनको फायदा है। क्योंकि यह तो बिल्कुल सर्वविदित है कि वफ के कमाई से कहीं अनाथालय नहीं चल रहा है, कहीं कोई विद्यालय नहीं चल रहा है, कहीं कोई अस्पताल नहीं चल रहा है, किसी भी गरीब मुस्लिम बेवा के पुनरुत्थान के लिए कोई काम नहीं किया गया है, किसी भी मुस्लिम बच्ची के विवाह के लिए, निकाह के लिए कोई योजना नहीं चलता है, किसी की निकाह में कोई 1 रुपया कोई बोर्ड वाला नहीं देता है। दुनिया के सबसे बड़ा बोर्ड, सबसे धनी बोर्ड के बच्चों की स्थिति दुनिया में सबसे बेकार या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आ गया है। हालांकि मेरा मानना है कि गरीबी जात धर्म देख करके नहीं आती है। हर आदमी गरीब है, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। लेकिन हमारे देश में मुसलमान वोट बैंक है, इसलिए उसकी गरीबी की चर्चा होती है। हिंदू वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती। और हिंदू में अगर वो दलित है तो चर्चा होगा, सवर्ण समाज से है तो चर्चा नहीं होगा। क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार बनिया वोट बैंक नहीं है, यह सिर्फ टैक्स बैंक है। इनसे टैक्स ली जाती है, इनसे वसूली की जाती है और लेकर के बांटी जाती है। इनके वोट की चिंता नहीं की जाती और टैक्स तो उनको देना ही पड़ेगा, तो सरकार रगड़ के ले लेगी। मैं बात अभी मुसलमानों की कर रहा हूं, इधर उधर नहीं करूंगा। अगर उन पैसों से उन गरीब मुसलमानों को कोई बेनिफिट होता है, वो जो पसमानदा मुसलमान और पिछड़े मुसलमान, क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि जिस तरह से कहा जाता था कि भारत के संसाधनों पर कथित सवर्ण समाज के लोग कब्जा जमाए, तो अब शासन का विकेंद्रीकरण हुआ। अब मेरे हिसाब से कोई निचला और कोई ऊंचला नहीं होता, मेरे पहले क्लियर हो जाए। लेकिन उनके हिसाब से जो कार्यक्रम समाज के निचले पैदान पर बैठे लोग हैं, तो अब निचले पैदान पर बैठा हुआ आदमी राष्ट्रपति बन गया। कहा जाता है ना कि दलित पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, आदिवासी पिछड़ा है, मुसलमान पिछड़ा है। तो दलित, आदिवासी और मुसलमान तीनों राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के रूप में विराजमान होकर के सीट को सुशोभित कर दी। मतलब प्रथम नागरिक इस देश के बन गए जिनके सामने सब झुक के प्रणाम करते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा ओहदा है वो, तो वहां राष्ट्रपति पहुंच गया, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। तो मुसलमान में भी संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो। वो गरीब पसमानदा जो टेलरिंग चला करके मजबूरी में अपना जीवन यापन कर रहा है, जो जूता सिलाई करके अपने बच्चों का जीवन पालन कर रहा है, जो आदमी छोटी मोटी रिपेयर करके अपना सिलामेशन कर रहा है, जो आदमी हमारे घरों में हमारे घर का रिपेयर करके अपना काम चला रहा है, उसे वक्फ की संपत्ति से कुछ मिले और वो सम्मानजनक जीवन जिए। तो जब जीवन जिएगा तो जिसका गाएगा उसका खाएगा, जिसका खाएगा उसका गाएगा। क्योंकि आज मैं जब प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में गोविंदपुरी में बटी हुई है, मैं वहां गया था, उस योजना में प्रधानमंत्री आए थे, सामाजिक लोग हैं, हमारे घर के बगल में ही। वो चले जाने के बाद, चूंकि मेरा इलाका ही यही है, हमने अपनी पूरी जीवन यहीं बिताया हुआ है, तो सारे हिंदू मुसलमान जानने वाले लोग हैं। तो कई लोग मिले, आप परिवार भैया कैसे आए हैं आप? मैं बोला तू कैसा है? नहीं मेरे को घर मिला है। तेरे को घर मिल गया? हाँ, मेरे यहाँ हेल्पर था। तो बोला भैया हमें को नहीं मिला, झुग्गी में जितने लोग रहते थे ना भैया, हाँ सबको मिला है। वो हिंदू मुसलमान देख करके नहीं मिला, क्योंकि ओखला के बगल में वो झुग्गी इलाका हुआ करता था गोविंदपुरी का, और झुग्गी में जो लोग रहते थे, जहां झुग्गी वहीं मकान की योजना के तहत प्रधानमंत्री योजना बना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना जात धर्म पूछे हुए दिया गया। तो जिस मुसलमान को प्रधानमंत्री राहत कोष से घर मिला है, वो तो कहेगा ना कि जब प्रधानमंत्री के हाथ में घर देने की बात थी तो मेरे को दिया। तो बोर्ड की संपत्ति अगर प्रधानमंत्री के हाथ में आएगी तो मेरे को देगा, क्योंकि एक बार दे चुका है। और मित्रों, मुसलमान के पास कुछ बातें विचार करने का है, वो विचार करें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, आपको यह विचार करना है कि एक आदमी जो सबका विकास, सबका विश्वास का बात करता है, उस पर विश्वास किया जाए कि नहीं। एक आदमी जिसमें एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान की बात करता है, मतलब आपके धर्म के साथ साथ आपको तकनीकी ज्ञान में दक्ष बनाने का जो प्रयास कर रहा है,
उस पर भरोसा किया जाना कि नहीं। और एक आदमी जो सिर्फ आपको लॉलीपॉप दिया है, आपको झुंझुना और वोट बैंक समझा है, उस पर भरोसा करें या इस पर भरोसा करें, यह तो आपको विचार करना पड़ेगा। अंत में मैं 2 बातें आपको बताऊंगा कि हम सब लोगों ने अफीम ले रखा है। अफीम नहीं, वो जो नशा होता है। कुछ अफीम ऐसा होता है जो इंजेक्शन से नहीं देने की जरूरत पड़ती, नाक से सूंघने की जरूरत नहीं, मुंह से फूकने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ अफीम ऐसा होता है जो दिमाग में सीधे चलता है, बाणी से निकलता है। मैं भी उस अफीम के चक्कर में कभी कभी आ जाता हूँ, क्योंकि मैं कभी अब विचार नहीं कर पाता कि लालू प्रसाद हमको कह रहे हैं कि आप अपने हो, वोट हमें को देना, और हम 8वीं फेल उसके बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने के कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी में पोटेंशियल है। उस उपजाऊ भूमि से जहाँ वैज्ञानिक और विद्वान हर कोस कोस पर मिलते हैं। उनका नशा इतना चढ़ा हुआ है कि मैं ये नहीं देख पाता कि वेटरनरी अवार्ड के चपरासियों के लिए एक सिंगल कमरा 10 बाई 10 के कमरे में 10 भाई रहा करते थे, जमीन पर सोने का जगह भी नहीं था, और वहां का लड़का हवाई जहाज में जन्मदिन मना रहा है। नौकरी करने की पात्रता किसी के पास नहीं है, फार्म ही नहीं भर सकते, लेकिन मेरे पास नशा है तो मेरे को लालू से ज्यादा कुछ और दिख ही नहीं रहा है। वही हाथ मुसलमानों के लिए भी है। मुसलमान को मुस्लिम नेताओं ने पढ़ा रखा है कि भाजपा तुम्हारा दुश्मन है। अब मुसलमान यह विचार ही नहीं कर पाता कि जब मौलाओं की तनख्वाह की बात आई तो भाजपा ने शुरू किया। भाजपा शासनकाल में ही मौलवियों को तनख्वाह मिलना शुरू हुआ। हज पर सब्सिडी का शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और देश भर में हज हाउस बनाने का पैसा सरकार ने दिया, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही मिला। और अब अटल बिहारी वाजपेयी का ही राजनीतिक शागिर्द उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, तो वो कह रहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के चलेंगे, और वो अब तक चला है। कहीं भी मुसलमान चिन्हित करके कुछ किसी योजना से महरूम नहीं रखा उनको कि भाई तुम मुसलमान हो तो हमारे बनाए सड़क पर मत चलो, तुम मुसलमान हो तो हमारे अस्पताल में इलाज मत करवाना, तुम मुसलमान हो तो वो जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं उसमें तुम मत ले लेना, तुम मुसलमान हो तो उन अस्पताल में जो हम दवाएं मुफ्त में दे रहे हैं वो मत ले लेना, तुम मुसलमान हो इसलिए प्रधानमंत्री आवास के तक घर नहीं ले लेना, तुम मुसलमान हो तो इंश्योरेंस से जो 5 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा है वो मत ले लेना, तुम मुसलमान हो तो सरकारी बेनिफिट मत लेना। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा, और आपके धार्मिक भावनाओं पर आघात भी नहीं किया। वो कहा है आप मुसलमान हैं, एक हाथ में कुरान रखिए, आप अपनी धार्मिक आइडेंटिटी रख रहिए, अपनी कुरान की बात को मानिए, लेकिन दूसरे हाथ में कंप्यूटर लीजिए। मतलब आप अपने धर्म का ज्ञान पर दक्षता प्राप्त कीजिए और तकनीकी ज्ञान पर भी दक्षता प्राप्त कीजिए कि दुनिया के जिस फील्ड में आप जाना चाहें वही फील्ड आपका स्वागत करें, दिल खोल के स्वागत करें, बाएं फैला के आपका स्वागत करें, क्योंकि आप कंप्यूटर में भी दक्ष हैं और कुरान में भी दक्ष हैं। कोई कुरान पढ़वा ले तो कुरान में भी दक्ष, कोई कंप्यूटर पढ़ा ले तो कंप्यूटर में भी दक्ष। तो इस आदमी पर एक बार भरोसा तो करना ही चाहिए, विचार आपको करना है। मैं यह जरूर मानता हूं कि वक्फ बोर्ड संशोधन करके भाजपा ने 2 काम किया है। पहला कि उसने एक रिस्क लिया है कि मैं करके दूंगा, और अगर डिलीवरी बढ़िया से हो गई तो यह असर करेगा, दूर तक असर करेगा, क्योंकि मुसलमान को भी खुले दिल से सोचना पड़ेगा कि अपना कौन है, और भाजपा को भी काम करना पड़ेगा कि वह सिर्फ हवाई बात ना करे, आंकड़ों के बाजीगरी में ना जाए कि हमने इतने जमीन कब्जा मुक्त करा दिया, इतने जमीन फलाना कर दिया। आंकड़ा नहीं, जमीन पर दिखे। जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास जमीन पर दिख रहा है, लोग लाभान्वित है, घर की चाबी उनके हाथ में मिली है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आप लाभान्वित मिले हैं, सीधा जमीन के तहत दिख रहा है। 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, वो दिख रहा है। उसी तरह से वक्फ बोर्ड के संबंधियों की बंदरबाट रोकवा करके सही पात्र लोगों को बांटा जाए और वो दिखे, तब मुसलमान आपका होगा, क्योंकि मुसलमान हमारा ही तो है, बाहर का तो है नहीं। लोगों ने बरगला दिया है, लेकिन अब बहुत सारे मुसलमान उस बरगलाने से बाहर निकल चुके हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जिस दिन लागू हो रहा था, मैं समाचार चैनल पर बोलता हूँ, मैं जिस स्टूडियो में बैठा था उस स्टूडियो के कैमरामैन देश भर में थे। कई जगह मुसलमान मिठाई बांट रहा था,
और कई जगह मातम मना रहा था। तो मिठाई बांटने वाला भी मुसलमान आया है ना, अब उसका फर्ज है, सरकार का फर्ज है, भाजपा का फर्ज है कि उस मातम मनाने वाले को भी अपने यहाँ आए और उसका खैर मकदम करे, मुसलमान भी खैर मकदम करे और भाजपा भी करे, सरकार भी करे। इन्हीं उम्मीद के साथ कि यह बिल सभी मुसलमानों के लिए फायदा होगा, पात्र मुसलमानों के लिए फायदा होगा और कब्जा जमाए मठाधीशों से मुक्ति पाएगा और तब जाकर के मुसलमानों का सर्वांगीण विकास होगा। जो सच्चर कमेटी में बताया गया है कि हालात बड़ा खराब है, वह दूर हो और मुसलमान दुर्दिन से बाहर निकले, क्योंकि मुसलमान मेरा भाई है और इस देश अगर किसी भी चीज से प्रभावित होगी तो कैसे देश विकसित होगा। तो देश को विकसित होने के लिए उसका विकसित होना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ कि देश का मुसलमान सर्वांगीण विकास करेगा, मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।